दोस्तों नमस्कार। बैंकिंग इंफॉर्मेशन की श्रृंखला में आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं गार्निशी ऑर्डर। मैं हूं बी कुमार, आप देख रहे हैं बी कुमार बैंकिंग चैनल। ये गार्निशी ऑर्डर है क्या, इसको हम लोग ऐसे समझेंगे। एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब किसी को ऋण देता है और वो आदमी ऋण चुकता नहीं करता है तो बैंक सूट फाइल करता है। बैंक जब सूट फाइल करता है तो बैंक को डिक्री मिलता है। डिक्री का मतलब ये होता है कि कोर्ट ये कहता है कि हाँ, इसने तुम्हारा पैसा लिया था, अब इसको देना पड़ेगा। तो बैंक हो जाता है जजमेंट क्रेडिटर और जो लोन लिया था वो हो जाता है जजमेंट डेब्टर। अब डिक्री होने के बाद, खाली डिक्री होने से तो बैंक का पैसा मिलता नहीं है, ईपी फाइल करना पड़ता है। उसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन पिटीशन। एग्जीक्यूशन पिटीशन का मतलब ये होता है कि जिस फॉर्मेट में हम फाइल करते हैं, अगर आप देखे होंगे आप लोग, हमारे बैंकर भाई लोग, तो उसमें देखिएगा कि वकील साहब जो लेके आते हैं साइन करवाने के लिए, उसमें ऊपर में लिखा रहता है जजमेंट डेब्टर का नाम, जजमेंट क्रेडिटर का नाम, सूट नंबर, डेट ऑफ डिक्री वगैरह वगैरह। अब कोर्ट पूछता है आपको मैं किस प्रकार सहायता करूं पैसा वसूल करने के लिए। सीरियल नंबर 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 ऐसे रहता है। उसमें रहता है, हम कहते हैं कि भाई इसका ज़मीन जो है खाता नंबर फनामा, खेसरा नंबर फनामा उस गांव में अवस्थित है, उसको बेच के पैसा दे दीजिए। इसका घर बेच के पैसा दे दीजिए। इसका ट्रक बेच के पैसा दे दीजिए। इसके फना बैंक अकाउंट में पैसा होगा, इसका बैंक खाता उस बैंक में है। लास्ट में हम लोग ये भी कहते हैं कि आप इसको अरेस्ट कर लीजिए, जेल में डाल दीजिए। अब है कि ये सब चीज़ हम जान कहाँ से जाएंगे। जब हम लोन देने चलते हैं, कोई बरोवर किसी वित्तीय संस्थान से लोन लेने चलता है, वो वित्तीय संस्थान उससे ज़रूर डिटेल्स ऑफ असेट एंड लायबिलिटी ऑफ बोरोवर, डिटेल्स ऑफ असेट एंड लायबिलिटी ऑफ गारंटर उसे लेके अपने पास रखता है। लेकिन जब समय बीत जाता है तो हो सकता है उसमें से कोई चीज़ उसने बेच लिया हो, कोई चीज़ छुपाया हो। तो अगर उससे हमारा काम चल जा रहा है उस डिटेल से तो ठीक है, नहीं तो बैंक डिटेक्टिव एजेंसी लगाता है और वो पता करके आता है। खैर, इसमें अब ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। ये सिर्फ हमको बताने का यही मतलब था कि जजमेंट डेब्टर क्या होता है, जजमेंट क्रेडिटर क्या होता है। अब एक जजमेंट डेब्टर क्रेडिटर, डेब्टर नहीं क्रेडिटर, कोर्ट को रिक्वेस्ट करता है कि जजमेंट डेब्टर का फना फना बैंक में अकाउंट है, उसमें पैसा है, आप उसको जब्त कर लीजिए और हमको पैसा दीजिए। ऐसी परिस्थिति में कोर्ट एक ऑर्डर इशू करता है उस बैंक को। जिस बैंक पर ये इशू करता है उसको गार्निशी बोलते हैं। बैंक इज गार्निशी, जो ऑर्डर इशू हुआ इसलिए उसका नाम हो गया गार्निशी ऑर्डर। तो सबसे पहले बात क्या हुई कि गार्निशी ऑर्डर कोर्ट के द्वारा ही इशू किया जाता है। तो गार्निशी ऑर्डर हम समझ गए किस लिए होता है। जजमेंट क्रेडिटर जजमेंट डेब्टर से पैसा वसूलने के लिए कोर्ट को आग्रह करता है कि इस प्रकार का ऑर्डर आप इशू कीजिए, और उसको रिक्वेस्ट को अगर कोर्ट मान लेता है तो वो इशू करता है। इसी को बोलते हैं गार्निशी ऑर्डर। चूँकि गार्निशी ऑर्डर और इसके आगे वाले वीडियो में हम अटैचमेंट ऑर्डर में भी आएंगे। गार्निशी ऑर्डर और अटैचमेंट ऑर्डर में बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है, एक ही बात है कि अलग अलग बात है कि क्या है। इसीलिए यहाँ एक बात को ध्यान में रखना है कि गार्निशी ऑर्डर कोर्ट इशू करता है। हो गई बात। अब आगे गार्निशी ऑर्डर का इफेक्ट क्या होता है। अब हमारा एक कस्टमर जो एक चेक इशू करता है, अदरवाइज अगर वो चेक ठीक है, अदरवाइज ठीक है मतलब उसमें डेट लिखा हुआ है, अमाउंट लिखा हुआ है, वर्ड्स में है, फिगर में है, सिग्नेचर है, सब कुछ है। गार्निशी ऑर्डर बैंक को आते ही बैंक का ऑब्लिगेशन उस चेक को जो पे करने का होता है वो टेम्पोरली सस्पेंड हो जाता है।
किस अमाउंट तक? अगर ऑर्डर में अमाउंट स्पेसिफाई किया हुआ है तो उस अमाउंट तक बैंक उसको पे नहीं करेगा, अगर उससे कम है तो नहीं ही करेगा। गारंटी ऑर्डर में कभी कभी तो अमाउंट की चर्चा होती है और कभी कभी अमाउंट की चर्चा होती ही नहीं है। जब स्पेसिफाइड सम की चर्चा नहीं होगी तब तो पूरा का पूरा उसका, चाहे उसका कितना भी पैसा हो, उसका चेक पेमेंट सस्पेंड हो जाएगा टेम्पोरली, जब तक कि वो गारंटी ऑर्डर वैकेट नहीं होता है। अब गारंटी ऑर्डर इम्प्लीमेंट कैसे होता है? तो सबसे पहले जो ऑर्डर आता है उसको बोलते हैं ऑर्डर निशी। ऑर्डर निशी का मतलब होता है कोर्ट उस बैंक को नोटिस देकर ये पूछता है कि आप बताइए इस पार्टी के अकाउंट में कितना पैसा है, और कौन कौन सा अकाउंट होगा वो हम बाद में बताएंगे। बैंक क्या करता है, इससे पहले के वीडियो में हमने बताया था, बैंक इज हैविंग इट्स पारामाउंट लियन ओवर डिपॉजिट मेंटेन बाय इट। तो सबसे पहले बैंक का कुछ पैसा अगर बाकी है तो सबसे पहले वो अपना पैसा बराबर कर लेता है, उसके बाद जो पैसा बचता है उसकी जानकारी कोर्ट को देता है। इसको ऑर्डर ऑफ निशी बोलते हैं और इसको ऑर्डर ऑफ निशी का इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, अपना ड्यूज पहले लेना है, बाद में उसको देना है। उसके बाद आता है ऑर्डर एब्सोल्यूट। पहला स्टेज में क्या आया? ऑर्डर निशी। नेक्स्ट स्टेज क्या है इसका? ऑर्डर एब्सोल्यूट। जब बैंक ये क्लैरिफाई कर देता है पोजीशन, तब जो है कोर्ट एब्सोल्यूट ऑर्डर इशू करता है। ये ऑर्डर, दिस ऑर्डर अटैचेज अमाउंट ऑफ जजमेंट डेब्टर डिपॉजिटेड विद द गारंटी बैंक। On receipt of this order, bank remits fund of judgment debtor to the court without production of any passbook or issuing any receipt etc. जब ऑर्डर एब्सोल्यूट आ जाता है, क्योंकि अब कोर्ट को तो पता चल गया कि कितना पैसा है, तो हमको एब्सोल्यूट ऑर्डर आ जाता है कि भाई इतना पैसा इसका हमको आप दे दीजिए। तो बैंक उसको सीधा कोर्ट को पैसा भेज देता है, उसमें किसी प्रकार का पासबुक, रिसीट वगैरह सब भेजने की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम लोगों को देखना है कि किस केस में गारंटी ऑर्डर जो है एप्लीकेबल होता है। अब यहाँ सबसे पहले देखना पड़ेगा रिलेशनशिप, वो कस्टमर और बैंकर का रिलेशनशिप क्या है। इसमें ये जरूरी है कि कस्टमर और बैंक का या वित्तीय संस्थान का जो रिलेशनशिप होना चाहिए वो क्रेडिटर और डेब्टर का होना चाहिए। मतलब कस्टमर हमको पैसा दिया है, जमा किया है हमारे बैंक में, तो हो गया क्रेडिटर, हम हो गए डेबिटर। जब हम बैंक लोन देता है तो बैंक क्या हो जाता है? क्रेडिटर, और कस्टमर हो जाता है, बोरोवर हो जाता है डेबिटर। मतलब कस्टमर और बैंक का रिलेशनशिप क्रेडिटर और डेबिटर का होना चाहिए। अब हम लोग आ जाएंगे कैपेसिटी पर, किस कैपेसिटी में जो है ये होगा। अब है कि जिस नाम से गारंटी ऑर्डर आया है, अकाउंट भी उसी नाम से होना चाहिए। ये नहीं कि मिस्टर ए के नाम से गारंटी ऑर्डर आया है और एक ज्वाइंट अकाउंट है मिस्टर ए और बी के नाम से, तो उस पर भी ये लागू हो जाएगा। तो उसी के नाम से होना चाहिए। ज्वाइंट अकाउंट जो है अटैचेबल नहीं है फॉर ऑर्डर इन द नेम ऑफ वन ऑफ द ज्वाइंट अकाउंट होल्डर। अब इसमें एक बात होती है कि जब प्रोप्राइटरशिप अकाउंट है और इंडिविजुअल नाम से गारंटी ऑर्डर आया है, तो प्रोप्राइटरशिप अकाउंट और उसके इंडिविजुअल नाम में जो अकाउंट है दोनों को एक ही समझा गया है। तो उसका प्रोप्राइटरशिप अकाउंट भी अटैच हो जाएगा, उसका खुद का भी अकाउंट अटैच हो जाएगा। अब है कि कौन कौन सा डिपॉजिट अकाउंट जो है गारंटी ऑर्डर में अटैचेबल है, ये जानना हम लोग को जरूरी है। इसमें बोलता है गारंटी ऑर्डर अटैचेज ऑल अकाउंट्स ऑफ जजमेंट डेब्टर विथ क्रेडिट बैलेंस वेदर ऑलरेडी ड्यू फॉर पेमेंट। मतलब गारंटी ऑर्डर में जिसका नाम है उसका सारा अकाउंट अटैच हो जाएगा जिसमें कि क्रेडिट बैलेंस हो।
सिंपल बात। इसका मतलब ये हुआ कि सेविंग्स अकाउंट, करेंट अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस इन कैश क्रेडिट अकाउंट, ओवरड्राफ्ट अकाउंट और FDR, whether due or not due, are covered by this order. Even amount received for credit to these accounts but not credited is attached. सेविंग्स, करेंट, FD वगैरह ये सब तो अटैच हो ही जाएगा, और यहाँ तक कि वो भी पैसा अटैच हो जाएगा जो आ तो गया है मगर अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है। अभी हम लोग टाइप ऑफ अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं। अब उसमें क्या है, टाइप ऑफ अकाउंट में FD की जहाँ बात होती है तो हो सकता है कि FD ड्यू हो गया पेमेंट के लिए या ड्यू नहीं हुआ हो, उससे कोई मतलब नहीं है, दोनों हालत में वो अटैच हो जाएगा। लेकिन कोई FD अगर किसी लोन के कोलेटरल सिक्योरिटी में रखा हुआ है तो गार्निशिंग ऑर्डर वहाँ काम नहीं करेगा, वो अटैच नहीं होगा। लेकिन कोई FDR अगर लोन या ओवरड्राफ्ट के सिक्योरिटी में रखा हुआ है तो लोन और ओवरड्राफ्ट के ऊपर का जो अमाउंट बचता है वो अटैच हो जाएगा, सरप्लस अमाउंट जो है अटैच हो जाएगा। क्लियर? अब आगे आता है अमाउंट नॉट विथड्रॉन। इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल वेयर द कस्टमर हैज गिवन नोटिस to withdraw any amount but the amount has not been actually withdrawn. Issuance of token to the customer or to the payee will not affect application of garnishee order if payment has not actually been effected. अब इसमें कहता है कि अगर कोई कस्टमर बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया है, नोटिस दिया है कि इतना पैसा फना फना को आप भेज दीजिए, अगर वो नहीं भेजा गया है वो भी अटैच हो जाएगा। अब कस्टमर का एक चेक काउंटर में दे दिया गया है, टोकन भी ले लिया गया है, लेकिन अब तक कैशियर उसको पे नहीं किया है तो पे नहीं करेगा, वो अटैच हो गया। तो गार्निशी ऑर्डर का ये सब इफेक्ट है। अब है कि गार्निशी ऑर्डर कोई कोर्ट किसी वित्तीय संस्थान या बैंक के हेड ऑफिस को भेजता है। मान लीजिए से फॉर एग्जाम्पल एक बैंक है जो कानपुर में अवस्थित है और समझिए उसका हेड ऑफिस लखनऊ में है, तो हेड ऑफिस लखनऊ को भेज देता है कि इस अकाउंट का हम गार्निशी ऑर्डर आपको भेज रहे हैं। तो आया तो हेड ऑफिस में, लेकिन जिम्मेदारी उस ब्रांच की ही है जहां वो खाता मेंटेन है, बशर्ते कि हेड ऑफिस से ब्रांच तक कम्युनिकेशन पहुंचने के लिए उसको रीजनेबल टाइम दिया जाए। ये सब एक्ट का बात है, ये उन दिनों की बात है जब ये दुनिया भर का टेलीफोन, व्हाट्सएप वगैरह वगैरह ये सब सुविधा नहीं थी, जब लेटर भेजा जाता था, टेलीग्राम भेजा जाता था, मगर एक्ट वही है, इसलिए हम उसी की चर्चा करेंगे। दोस्तों, यहाँ एक बात ज़रूरी है ये जानना कि जब हम ये कानूनी चीज़ों की बात कर रहे हैं, इसको हमारे बैंक में या किसी भी बैंक में जो CBS का सिस्टम चलता है उससे इसको जोड़ के नहीं देखना है कि हमारे सिस्टम में तो ऐसा होता ही नहीं है, हमारे सिस्टम में ऐसा होता ही नहीं है। इस सब बात से कोर्ट को कोई लेना देना नहीं रहता है। हम कानून की बात करते हैं तो कानून की पहलू से इसको जानेंगे और सिस्टम में उसी हिसाब से आप उसको जोड़ के देखिए। अगर सिस्टम में नहीं है तो आपको मैनुअली मेंटेन करना पड़ेगा। कोर्ट इस बात को नहीं समझेगा कि ये सिस्टम में नहीं था, हम होल्ड नहीं लगा पाए, उस दिन सिस्टम हमारा नहीं चला, ये सब कोई दलील काम में नहीं आता है। सिर्फ एक्ट में क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है कोर्ट के, वही काम में आता है। ये हमको ध्यान रखना जरूरी है। हमारा सिस्टम हमारा चीज़ है, उसको हम जो बताए हुए हैं सो करता है। कोर्ट इसी बात को समझता है। अगर सिस्टम वो नहीं करता है तो सिस्टम को सही करना पड़ेगा, या जैसे भी कीजिए। करेक्ट? तो हेड ऑफिस हो गया। अब हम लोग ज्वाइंट अकाउंट की चर्चा करेंगे। थोड़ी चर्चा तो हम लोग शुरू में किए हैं। इफ गार्निशी ऑर्डर इज रिसीव्ड इन द नेम ऑफ 2 persons एंड बोथ आर हैविंग ए ज्वाइंट अकाउंट, सच अकाउंट विल बी अटैचेबल। हमने बोला है कि अकाउंट का कंडीशन सेम रहना चाहिए। गार्निशी ऑर्डर A और B के नाम में आया है, अकाउंट भी A और B के नाम में है, तो वो अटैच हो जाएगा।
If the order is in joint names, their individual account will be covered under the order. अब ए और बी के ज्वाइंट नेम में गार्निशी ऑर्डर आया है और ए का एक अकाउंट है, ए और बी ज्वाइंट नेम में यहाँ अकाउंट है और ए के नाम में खाली आया है, तो ए अकाउंट तो कवर नहीं होगा, लेकिन ए का अकाउंट कवर हो जाएगा. इंडिविजुअल अकाउंट विल बी कवर्ड अंडर द ऑर्डर. If order is in the name of one person, joint account would not be attached even in case of former or survivor, although the order may be in name or former. ये हम लोग अभी बात कर लिए. फर्म अकाउंट के बारे में बता दिए हैं. If garnishee order is served on the account of the proprietor, तो अभी हम लोग बात कर लिए कि प्रोपराइटर का अकाउंट भी अटैच होगा और प्रोपराइटरशिप अकाउंट भी अटैच होगा. अब हम लोग बात कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म के बारे में. इफ गार्निशी ऑर्डर इज सर्व्ड ऑन द अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फर्म्स अकाउंट और इंडिविजुअल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स आर अटैचेबल. मतलब फर्म का अकाउंट तो अटैच करेगा ही करेगा, साथ साथ उस फर्म के जितने पार्टनर हैं उनका जो इंडिविजुअल अकाउंट है वो भी अटैच हो जाता है, क्योंकि लायबिलिटी जो है जॉइंटली होता है या सेवरली होता है. अगर गार्निशी ऑर्डर एक पार्टनर के नाम पर इंडिविजुअली है तो फर्म का अकाउंट अटैच नहीं होगा. अब है कि ट्रांसफर ऑफ अमाउंट के केस में क्या होता है. इफ ए कस्टमर हैज मेड ए रिक्वेस्ट टू ट्रांसफर एनी सम फ्रॉम हिज अकाउंट एंड एंट्री thereof have been made in the bank's book, garnishee order will be applicable provided advice is not sent to the customer. अभी हमने बताया कि ये कानून से पहले के ज़माना में बना है. अब कस्टमर एक रिक्वेस्ट किया है बैंक को कि आप फना को जो है इतना पैसा हमको भेज दीजिए. पैसा तो डेबिट हो गया, लेकिन कस्टमर को एडवाइस अभी तक नहीं गया है ऐसा पैसा भेजने के लिए. डेबिट हो गया है, खाली पैसा गया नहीं है, कस्टमर को एडवाइस नहीं गया है. उस हालत में वो पैसा का जाना रुक जाएगा और एडवाइस भेजने से पहले की जब बात है तो वो अटैच हो जाएगा. अब हम बात करें कि मृत जो हो गया, डिसीज्ड, फंड्स बिलोंगिंग टू ए डिसीज्ड कस्टमर आर कवर्ड. कोई मृत व्यक्ति अगर है और उसका पैसा अभी तक बैंक में पड़ा हुआ है तो गार्निशी ऑर्डर वहाँ काम कर जाएगा और वो अटैच हो जाता है. ये हो गया. अब है कि किस हालत में गार्निशी ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं होगा. अभी तक तो हम लोग बात किए कि किस किस केस में गार्निशी ऑर्डर अकाउंट को अटैच कर लेगा. अब हम लोग बात करेंगे कि किस किस केस में गार्निशी ऑर्डर अटैच नहीं होगा. इसमें बोलता है कि जिस अमाउंट का चेक को हमने गुड फॉर पेमेंट मार्क किया है, ये हमारे नए भाई लोग जो बैंक में आए होंगे वो गुड फॉर पेमेंट वगैरह का नाम नहीं सुने होंगे, नॉर्मली नहीं सुने होंगे. एक्चुअली ये बहुत पहले की बात है, अब ये बंद भी हो चुका है. अब ऐसा सिस्टम बैंक में नहीं है. उसमें क्या होता था कि एक पार्टी एक चेक इशू करता था 50,000 रुपये का, राम अवतार संस के नाम में मान लीजिए इशू कर दिया. राम अवतार संस बोलता था भाई ये चेक पास होगा कि नहीं होगा हमको क्या पता है, हम चेक नहीं लेंगे, माल नहीं देंगे. तो पार्टी बैंक में आता था, बैंक में एक सील होता था, तो बैंकर उस पर सील लगा देता था गुड फॉर पेमेंट और दस्तखत कर देता था, तो वो पार्टी विश्वस्त हो जाता था. पार्टी विश्वस्त हो जाता था कि भाई ये चेक तो पास हो ही जाएगा, इसी को गुड फॉर पेमेंट कहते हैं. तो गुड फॉर पेमेंट के लिए जितना अमाउंट हमने मार्क कर दिया है, इसको हम ये समझते हैं कि इसका पेमेंट होना ही होना है, नहीं तो बैंक की साख चली जाएगी. तो इस पर अटैचमेंट का असर, गार्निशी ऑर्डर का असर इस पर नहीं पड़ेगा. वो जो आज के डेट में इरेलीवेंट हो गया है कि गुड फॉर पेमेंट अब होता ही नहीं है, तो इसको हम लोग नहीं भी ध्यान में रखें तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक्ट में इसकी चर्चा है. अब है कि स्पेसिफिक सम, जितना अमाउंट गार्निशी ऑर्डर में लिखा गया है उतना ही अमाउंट अटैच होगा, उससे ज़्यादा अटैच
बियॉन्ड दैट अमाउंट इज नॉट अटैचेबल। ये हो गया। अब है कि कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट अकाउंट। मान लीजिए बैंक ने किसी को कैश क्रेडिट दे के रखा है, ओवरड्राफ्ट अकाउंट दे के रखा है और उसमें उसको 50 लाख लिमिट अवेलेबल है, ये अटैच नहीं होगा क्योंकि ये लोन है, ये बैंक का पैसा है, उस कस्टमर का पैसा नहीं है। हाँ, लेकिन उसके कैश क्रेडिट अकाउंट में, ओवरड्राफ्ट अकाउंट में अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो बोरोवर का पैसा है, वो अटैच हो जाएगा। करेक्ट। अब चेक प्रेजेंटेड इन क्लियरिंग, कोई चेक क्लियरिंग में प्रेजेंट हो गया है तो क्या होगा उस हालत में? इफ ए चेक हैज बीन रिसीव्ड थ्रू द क्लियरिंग हाउस बट टाइम फॉर रिटर्निंग द क्लियरिंग हैज एक्सपायर्ड, द ऑर्डर ऑन दैट अमाउंट विल नॉट बी मेड इफेक्टिव। अब ये भी रिलेवेंट हो चुका है क्योंकि अभी क्लियरिंग जो है दूसरे तरह से होना शुरू हो गया, सेंट्रलाइज हो गया, ब्रांच में चेक वगैरह नहीं आता है। ये उस समय की बात थी जब ब्रांच में चेक आता था डेबिट होने के लिए और गार्निशी ऑर्डर हमको आ गया। अब हमारे पास टाइम नहीं है उस चेक को रिटर्न करने का, तो वो क्लियरिंग चेक पास हो जाएगा, उस पर गार्निशी ऑर्डर काम नहीं करेगा। लेकिन अब ऐसी परिस्थिति नहीं आती है, लेकिन हमको जानना है। चेक प्रेजेंटेड एट क्लियरिंग, बैंकर इज नॉट एबल टू रिटर्न इट because time is already over, hence the amount covered under that check is not attachable under garnishee order. Clear? Amount deposited after order, garnishee order आज आ गया, जिस अमाउंट तक का हमने अकाउंट को अटैच कर दिया। अब ऑर्डर के बाद जो पैसा जमा होगा वो अटैचेबल नहीं है। अभी गार्निशी ऑर्डर जब हम जान रहे हैं तो पहला बात हमको, चूँकि अटैचमेंट ऑर्डर में जब हम जाएंगे तो हमको ज़रूरत पड़ेगी। पहला बात क्या है, ये कोर्ट इशू करता है, ये हमको याद रखना है। दूसरा हमको क्या याद रखना है कि ऑर्डर प्राप्त होने के बाद जो पैसा जमा होता है वो अटैचेबल नहीं है। ये दोनों चीज़ हमको याद रखना है, हम लोगों को वहाँ काम पड़ेगा। हो गया। अब डिफरेंट नेम इन ऑर्डर। इफ द नेम ऑफ द जजमेंट डेप्टर मेंशन्ड इन द ऑर्डर डज नॉट मैच विद द नेम ऑफ द बैंक रिकॉर्ड्स, द ऑर्डर विल बी इनएप्लीकेबल। ये तो बहुत साधारण बात है, हम सभी जानते हैं। नाम अगर डिफरेंट है तो अटैचेबल होगा ही नहीं। ज्वाइंट अकाउंट, ज्वाइंट अकाउंट में क्या होता है? Where all the joint account holders are not judgment debtors named in the order, their joint account not attachable। ये हम लोग बात कर चुके हैं। इंसॉल्वेंट के केस में क्या होता है? Orders in the name of insolvent persons do not attach his account as the funds are vested in the receiver or official assignee। इंसॉल्वेंसी के केस में क्या होता है? उसका तो पैसा पहले ही जो है कोई ना कोई अटैच किए रहता है या रोके हुए रहता है, एसाइनी हो, एग्जीक्यूटर हो, कुछ भी हो जो कोर्ट बहाल किए रहता है, तो वो तो ऑलरेडी पहले ही से गया हुआ है, अब उसमें क्या अटैच होगा? इसीलिए इंसॉल्वेंसी के केस में अटैचेबल नहीं है। अब है कि सिंगल पार्टनर। इफ द ऑर्डर इज रिसीव्ड इन द नेम ऑफ एन इंडिविजुअल पार्टनर ऑफ द फर्म, ओनली हिज इंडिविजुअल अकाउंट विल बी अटैचेबल, फर्म अकाउंट विल नॉट बी अटैचेबल। इसकी बात हम लोग कर चुके हैं। अब है कि पेमेंट ऑलरेडी मेड, वेयर द बैंक हैज ऑलरेडी मेड द पेमेंट बिफोर ऑर्डर इज सर्व्ड, इट इज नॉट एप्लीकेबल। ये हम लोग बात कर लिए हैं कि जब ऑलरेडी पेमेंट हो ही चुका है तो उसमें तो कोई बात ही नहीं है, ये हो गया। अब असाइन्ड अमाउंट, वेयर द कस्टमर हैज असाइन्ड एनी अमाउंट टू थर्ड पार्टी एंड द बैंक हैज डूली एक्नॉलेज द नोटिस ऑफ असाइनमेंट, गार्निशी ऑर्डर विल नॉट अप्लाई। असाइनमेंट, मान लीजिए कहीं से वो लोन लिया हो, कुछ किया हो, डिपॉजिट को उसको असाइन कर दिया हो, तो वैसे केस में वो अटैचेबल नहीं होगा उस अमाउंट के लिए। अब ट्रस्ट अकाउंट, ट्रस्ट अकाउंट के केस में अगर गार्निशी ऑर्डर आता है या इससे रिलेटेड चीज़ों के लिए तो क्या होता है? अकाउंट हेल्ड इन ट्रस्ट फॉर ऑर्डर इशूड इन द इंडिविजुअल लायबिलिटी ऑफ द ट्रस्टी। कोई ट्रस्ट अकाउंट है, 4-5 ट्रस्टी है, 10 ट्रस्टी है, 3 ट्रस्टी है, किसी एक ट्रस्टी के नाम में आया तो ट्रस्ट अकाउंट को उससे कोई लेना देना नहीं है। अब ये है फंड्स इन अदर कैपेसिटीज। हमने पहले बताया कि
गारंटी ऑर्डर हमारे जिस कस्टमर के लिए आया है उसका और हमारा रिलेशनशिप क्या होना चाहिए, क्रेडिटर और डेब्टर को होना चाहिए। इसके अलावा दूसरा कोई भी रिलेशनशिप नहीं आए तो अटैचेबल नहीं है। जैसे फंड्स, गुड्स और मनी हेल्ड बाय द बैंक अदर देन एज ए डेब्टर, हम किसी दूसरे कारण से रखे हुए हैं, वो आगे हम लोग बात करेंगे। जैसे कि सेफ कस्टडी में हम रखे हुए हैं, सेफ डिपॉजिट लॉकर में रखे हुए हैं, चेक और बिल कलेक्शन में गया हुआ है, उसका पैसा भी नहीं आया है, सेल प्रोसीड्स ऑफ शेयर सिक्योरिटीज स्टिल टू बी रिसीव्ड, कोई शेयर वगैरह बेचा है उसका प्रोसीड्स अभी तक नहीं आया है। नोटिस डिपॉजिट, नोटिस डिपॉजिट मतलब इसको हम लोग कॉल डिपॉजिट भी बोलते हैं। कॉल डिपॉजिट का एक तरह का ऐसा चीज़ है, एक ऐसा डिपॉजिट कि वो जनरली ठेकेदार लोग, कॉन्ट्रैक्टर लोग कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए बनवाता था और उस ऑफिस में जमा करता था, मतलब जैसे ही वो हमसे पैसा मांगेगा हम उसको तुरंत दे देंगे। अब कॉल डिपॉजिट वगैरह अब होता नहीं है ज़्यादा इशू। अब बहुत सारे बैंक जो है करेंट अकाउंट में पैसा दे करके करेंट अकाउंट में पैसा रख देते हैं। कॉल डिपॉजिट पर पहले भी इंटरेस्ट नहीं मिलता था, तो अभी उसको करेंट अकाउंट में पैसा रख के डिपॉजिट रिसीट उसको इशू कर देते हैं, वही ऑफिस में जमा करता है जहाँ से कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेता है। वो जब पैसे का डिमांड कर देता है बैंक उसको दे देता है। तो इस तरह का जो डिपॉजिट है वो अटैचमेंट के परव्यू से बाहर रहेगा। राइट ऑफ सेट ऑफ एंड गारंटी ऑर्डर। ऑन रिसीट ऑफ द गारंटी ऑर्डर निशी, बैंक इज इंटाइटल्ड टू रिकवर इट्स ओन ड्यूज फर्स्ट बाय एक्सरसाइजिंग राइट ऑफ सेटअप। ये हमने पहले बताया कि जैसे ही ऑर्डर निशी आएगा सबसे पहले हम अपना पैसा बराबर कर लेंगे और उसके बाद जो है हम कोर्ट को बताएंगे कि भाई उसका इतना इतना पैसा हमारे पास है। उसके बाद वो हमको ऑर्डर भेजेगा जिस अमाउंट के लिए, उस अमाउंट का, उस ऑर्डर का हम पालन करेंगे। अगर अमाउंट उस ऑर्डर से ज़्यादा है हमारे पास तब तो ठीक ही है, कम है तो जितना है उतना ही को हमें उसका पेमेंट सस्पेंड करके रखेंगे। तो दोस्तों ये थी गारंटी ऑर्डर की बातें, और इस तरह का सीरीज जो है हमारे बैंकर भाइयों के लिए ज़्यादा उपयोगी होगा। सामान्य जो जनता है उसको भी जानकारी मिलती है कि भाई गारंटी ऑर्डर क्या है, हम किसी का ऋण दिए हुए हैं तो हमारे साथ क्या क्या हो सकता है, तो ये सबों के लिए उपयोगी है। तो मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि हमारे बैंकर भाइयों को ऐसे सीरीज से सुविधा ज़रूर मिलेगी। अगर वीडियो अच्छा लगता है या अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद, नमस्कार।